हाँ जी भाई जनता, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। और आज इस 7वें दिन पे बारी आ गई काइनेमैटिक्स की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से वही चीज़, डे 7 जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, डे 7 चैलेंज कंप्लीटेड आपको लिख देना है चैट सेक्शन कमेंट सेक्शन में। और एक ज़रूरी बात, जो आप वीडियो को लाइक नहीं करते ना, लाइक कर दिया करें। अगर आप पसंद आ रही है आपको कोई चीज़ तो उसको सराहना, उसको लाइक करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो फटाफट से वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। और काइनेमैटिक्स, चूंकि अब हम बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि 11th के चैप्टर्स, अभी तक जो 6 चैप्टर्स हमने किए वो सारे के सारे हमारे 12th के चैप्टर्स थे। आज हम पहले 11th के चैप्टर्स के साथ आ चुके हैं और सबसे पहले बीचों बीच में सेम स्टाइल में डाल लेंगे काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? काइनेमैटिक्स की शुरुआत जो होती है वो होती है हमारे पास बेसिक्स की डेफिनेशन से। डेफिनेशंस बहुत मैं लिखने पे जोर नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी जल्दी से ओरली चीज़ें बताते हुए भी चलूँ और जो चीज़ें लिखने वाली हूँ उनको लिखते हुए चलूंगा। सबसे पहले बात कर रहे हो तो मैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। जब मैं स्पीड की बात कर रहे होते तो वो डिस्टेंस और हमारे पास टाइम का रेशियो होता है, या बोल सकते हैं चेंज जब हम कर रहे होते हैं कितना हमारे पास डिस्टेंस बढ़ी है और कितने टाइम में बढ़ी है, वो हमारे पास स्पीड दे देती है। लेकिन वेलोसिटी में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो हमारे पास दो चीज़ें इनके लिए लिखने वाली होती हैं, जो कि पहली चीज होती है हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, जिसमें हम लिख रहे होते हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज। जब मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आती है डी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और जब मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं तो इंस्टेंटेनियस हमारे पास आती है वी इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। यहां से हमारे पास हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज को निकाल लेते हैं। हाँ सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक बात हमें सेम चीज करनी होती है एक्सीलरेशन के लिए, कि एक्सीलरेशन को भी हम एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के फॉर्म में दिखाते हैं। हाँ सर, बिल्कुल दिखाते हैं। तो इधर मैं एक्सीलरेशन को लिख लेता हूं कि जब मैं एवरेज एक्सीलरेशन दिखा रहा हूं तो दैट विल बी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन जब मैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को दिखा रहा हूं तो ए इंस्टेंटेनियस हमारे पास क्या होता है? डी वी बाई डी टी। अब इन एक्सप्रेशंस को बेसिकली हम जब चेंज भी करते हैं, हम इन एक्सप्रेशंस के बहुत सारे फॉर्म बनाते हैं। कि अगर मैं यहां से वेलोसिटी लिखना चाहता हूं तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आती है? वेलोसिटी आती है इंटीग्रेशन ए डी टी। और यहां से हमारे पास x क्या आता है? x इज बेसिकली इंटीग्रेशन वी डी टी। हाँ सर, आता है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं यहां पर इसी में ग्राफ की बात करता हूं तो हमारे पास बहुत तरह के ग्राफ यहां पर प्लॉट किए जाते हैं। किस किस तरह के ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं? अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर x और t कर्व की बात कर सकते हैं, हम यहां पर वी टी कर्व की बात कर सकते हैं, और हम ए टी कर्व की बात कर सकते हैं। हमारे पास ये 3 टाइप के कर्व्स बनते हैं। अगर मैं एक्स-टी कर्व की बात कर रहा हूं तो एक्स-टी कर्व की स्लोप जो है वो हमें वेलोसिटी देती है। कि अगर हमारे पास एक्स-टी कर्व है तो इसकी स्लोप जो है वो हमारे पास वेलोसिटी देती है। क्या हमारे पास एक्स-टी कर्व और कुछ देता है? एक्स-टी कर्व हमें और कुछ नहीं देता है। फिर हमारे पास, अगर मैं बात करता हूं वी-टी कर्व की, तो वी-टी कर्व हमारे पास एक्सीलरेशन देता है। वी-टी कर्व की जो बेसिकली स्लोप है, इसकी जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन देती है। लेकिन इसका जो एरिया है, ये ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन वी-डी-टी, तो इसका जो एरिया अंडर कर्व है वो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। इसका जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट साथ साथ कैसे देता है? कि हमारे पास कुछ एरिया पॉजिटिव हो सकता है, कुछ एरिया नेगेटिव हो सकता है। अगर हम विद साइन जोड़ते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा, लेकिन अगर हम विदाउट साइन जोड़ते हैं, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रख दिया, नेगेटिव को फिर से पॉजिटिव कर दिया, तो हमारे पास वो डिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। तो हमारे पास वी टी कर्व जो है वो दो चीजें प्रोवाइड करता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एक्सीलरेशन भी। फिर से ए टी कर्व की अगर मैं बात करूं तो ए टी कर्व हमारे पास इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया है वो हमें बेसिकली वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। तो ये एक्सप्रेशंस होते हैं और ये उनके हमारे पास ग्राफ्स क्या क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये चीज अपने को ध्यान रखनी, ग्राफ्स पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है सर जी, ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा यहाँ तक। नेक्स्ट, जब अगर हमारे पास एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए हम कुछ चीजें यूज करते हैं, व्हिच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या क्या होती है हमारे पास? v इज इक्वल्स टू व्हाट? u प्लस ए टी। सेकेंड इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम यूज कर रहे होते हैं अगर हमारे पास एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। सर जी, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे? तो हम बेसिक से जाएंगे, तो हम वहां पर इस फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे। अगर हमारे पास एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया गया तो वहां पर हम पुट करके वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, फिर हम डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है सर जी, ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि जैसे ही हमने ये सारी बातें कर ली होती है, फिर इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी। उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेकर चल रहा हूं कि अगर मैं
यहां तक की बात कर लेता हूं तो नेक्स्ट मैं ऐड करता हूं इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी, बीचों बीच फिर से डाल लेंगे और हमारे पास चीज क्या आ जाएगी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ चीज़ें अपने को बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से फेंका है तो वो इस तरह से जाकर के इस तरह से नीचे आता है। हाँ सर, नीचे आता है। जितनी वेलोसिटी से फेंका होता है उतनी ही वेलोसिटी से वो नीचे आया होता है। कितनी देर में आना होता है, क्या सारी चीज़ें करनी होती है, हमेशा जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, मैं आगे प्रोजेक्टाइल की बात बता रहा हूँ, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखना है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव कर रहा है तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ सर, होता है। तो अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। कुल मिलाकर के हमें यह देखना है कि ग्रेविटी पार्टिकल के मोशन को सपोर्ट कर रही है या पार्टिकल के मोशन को अपोज कर रही है। बिल्कुल सही बात है। तो अब हमेशा अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी को जीरो कर देना है और हमें यूज करने इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर यूज करता हूं तो v इक्वल्स टू u प्लस at अगर मैं लिखना चाहूं तो v जीरो है, u की वैल्यू u है और ऊपर जा रहा तो g माइनस जी हो गया। और यहां से टाइम क्या आता है, टाइम आता है u बाई जी। तो ऊपर जाने का टाइम अगर u बाई जी होता है तो नीचे आने का टाइम भी u बाई जी होता है। तो टोटल टाइम पीरियड कितना आता है इसमें, 2u बाई जी। 2u बाई जी हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है। हाँ सर, बिल्कुल आता है। फिर इसके बाद कितनी हाइट पर जा रहा होता है ये हमारे पास, चूंकि फिर से वही चीज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे तो वेलोसिटी फिर से जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो हो गई तो मैं थर्ड इक्वेशन अगर लगाऊंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो v जीरो हो गया, u स्क्वायर और g माइनस जी है तो माइनस 2gh। यहां से h मैक्स कितना आ जाता है, या h, इसको मैं h मैक्स लिख देता हूं। h मैक्स कितना होता है, u स्क्वायर बाई 2g। बेसिकली हम अब कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन ले, चाहे हमारे पास किसी भी तरह का पार्टिकल जो ग्रेविटी के अंदर मोशन कर रहा होता है, हमें इसी एनालॉजी के साथ में चीजों को सॉल्व करना होता है। ओके सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। इसी के साथ मान लो हमें अगर इस तरह का कोई केस दे दिया जाता है कि हमारे पास पार्टिकल है जिसको किसी बिल्डिंग से ऊपर की तरफ उछाला गया है, तो पार्टिकल को अगर h हाइट की बिल्डिंग से ऊपर उछाला जाता है तो हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन अगर आप यहाँ पर ध्यान रखोगे तो आप चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लो मैं बोलूँ बताओ कितना टाइम लगेगा, h हाइट की बिल्डिंग से u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है। तो अगर u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है इसका मतलब क्या है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो नीचे की तरफ हुआ है, यानी माइनस h का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पार्टिकल ऊपर फेंका गया है यानी दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो माइनस h इज इक्वल टू व्हाट, ut, और g माइनस की तरफ है तो माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहां पर जो t का सॉल्यूशन आएगा दैट विल प्रोवाइड द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है सर जी, ओके, बहुत बढ़िया। ये होती है बात जब ऊपर उछालते हैं पार्टिकल को। मोशन अंडर ग्रेविटी में ही, मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर मैं पार्टिकल को ड्रॉप कर रहा हूं, तो ड्रॉप में हमारे पास h हाइट से अगर मैंने ड्रॉप किया है तो नीचे आते वक्त फिर से मैं सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। वेलोसिटी कितनी होती है, √2gh। मुझे कोई भी चीज करनी है, मुझे कुछ भी कैलकुलेट करना है, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं उसकी हेल्प से कुछ भी यहां पर कर सकता हूं। मान लो मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप में कितनी होती है, 0। मतलब मैं टाइम लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू व्हाट, u प्लस at से हमारे पास u 0 हो गया, टाइम कितना आ गया, v अपॉन g। वेलोसिटी कितनी है ये, यानी टाइम आ गया √2h बाई जी, √2h बाई जी। तो हमारे पास टाइम भी हम निकाल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। ठीक है सर जी, ओके, बात सबको को समझ आती है। ओके, फिर इसमें आता है हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ साथ ही रिलेटिव मोशन। 1D की बात अभी चल रही है, पूरी की पूरी 1D की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें आता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव मोशन फॉर्मूला क्या होता है, दैट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बहुत सिंपल सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं कि एक फ्रेम से बैठ करके दूसरे फ्रेम की कितनी वेलोसिटी हो रही है, क्या हमारे पास एक्सेलरेशन में भी सेम चीजें बन सकती है। फिर अगर हमारे पास 2 पार्टिकल है अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी में, 2 पार्टिकल्स इन मोशन अंडर ग्रेविटी, 2 पार्टिकल्स अगर हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी में है तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं रिलेटिव मोशन से उनको सॉल्व करता हूं तो हमेशा ध्यान रखना कि चूंकि उनका एक्सीलरेशन जो होगा, ए रिलेटिव जो होगा 2 पार्टिकल्स का अंडर ग्रेविटी, वो कितना होगा, वो 0 होने वाला है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप लिखते हो ए रिलेटिव ए माइनस बेसिकली एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, दोनों नीचे की तरफ जी लग रहे हैं, यानी इनका रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब रिलेटिव एक्सीलरेशन अगर 0 आ रहा है तो वहां पर मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन की लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर नो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं, नो इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं डायरेक्टली कैसे सॉल्व करता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से मैं डायरेक्टली उनकी चीजों को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है सर जी, ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा यहाँ तक, ये बात अपने को समझ आती है। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें, अब हम थोड़ा सा 2D की तरफ चलते हैं। ठीक है, फिर से डाल लेंगे हम काइनेमैटिक्स, और अब हम चल रहे हैं 2D की तरफ, काइनेमैटिक्स, और अब हम चल रहे हैं
2D की तरफ। तो 2D में हमारे पास सबसे पहली चीज आती है कि मान लो हमारे पास पार्टिकल को हमने इस तरह से फेंक दिया कि हमारे पास एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग से हमने इस तरह से पार्टिकल को फेंक दिया। जब हमने इस तरह से पार्टिकल को सीधा फेंका है, h हाइट की बिल्डिंग है, तो हमेशा ध्यान रखना हमें मोशन को दो डायरेक्शन से जब कंसीडर करना है तो दोनों डायरेक्शंस के मोशन को इंडिविजुअल अलग अलग कंसीडर करना है। एक जो डायरेक्शन का मोशन है वो दूसरी डायरेक्शन के मोशन को कभी भी हैम्पर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो यहां पर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं बार बार वो चीज क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मतलब आप पूरा प्रोजेक्टाइल इतना बड़ा 13-14 लेक्चर्स का जो टॉपिक होता है वो बहुत छोटी सी बातों में समझ आ जाता है कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन की, तो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, लेकिन एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन -g है। ये नीचे की तरफ लग रहा है लगातार। तो पहले मैं x में इंडिविजुअल सॉल्व करता हूं, फिर मैं y में इंडिविजुअल सॉल्व करता हूं, वहां से चीजें हमारे पास आती हैं। तो अगर मैं x में इंडिविजुअल y में इंडिविजुअल सॉल्व कर रहा हूं तो हमारे पास टाइम कितना लगेगा, अभी हमने निकाला था ड्रॉप में √2h/g। ड्रॉप क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि y में कोई वेलोसिटी नहीं दी है, और y में वेलोसिटी नहीं दी तो y में मतलब हमारा ड्रॉप हुआ है। तो टाइम इतना लग रहा है। अब कितनी डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा, मान लो r डिस्टेंस पर जाकर गिर रहा है, तो r हमारे पास कितना आ जाएगा इस डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर कोई एक्सीलरेशन तो है नहीं भैया, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमारे पास u ही है, और टाइम कितना लग रहा है अंडर रूट के अंदर 2h/g। ये हमारे पास रेंज निकल करके आ जाती है। ठीक है सर, तो इस तरह के सवालों को हमें ऐसे सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी होती है कि मान लो हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल था, यहां पर हमारे पास y एक्सिस, यहां पर हमारे पास x एक्सिस, और एक पार्टिकल को हमने यहां पर इस तरह से u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका है। थीटा एंगल पर फेंका है तो उसका पाथ हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको दो कंपोनेंट्स में हमेशा ब्रेक कर देना है। पहला कंपोनेंट इधर वाला u cos थीटा, और हमारा ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा। हाँ जी सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इन y एक्सिस 0, अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इन x एक्सिस क्या होगी, u cos थीटा। u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें समझाया कि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं आएगा, y में हमेशा g लगने वाला है नीचे की तरफ। इस वजह से y की वेलोसिटी जो है धीरे धीरे रखिए वो 0 कर दिया, लेकिन x वाली अभी भी u cos थीटा रहने वाली। तो ऊपर वाले पॉइंट पे हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा रहने वाला है। ठीक है सर जी, ओके। तो फिर से हम सेम मैथमेटिक्स जैसे हमने यहां पर करी थी, सेम मैथमेटिक्स लगा के जब सॉल्व करेंगे, टाइम पीरियड, रेंज, हाइट, सेम चीजें निकालनी होती है हमें। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि हमारे पास कितना टाइम पीरियड आएगा, यहां पर कितना आया था, यहां पर आया था हमारे पास 2u/g, लेकिन यहां पर u नहीं है, जो वर्टिकल की वेलोसिटी है वो u नहीं है, वो u sin थीटा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2u sin θ/g। 2u sin θ/g ये बनता है हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मैं हाइट के फॉर्मूले की बात करूं, एच मैक्स की अगर मैं बात करूं तो एच मैक्स हमारे पास क्या बनता है, एच मैक्स ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या था, u²/2g, लेकिन यहाँ पर u नहीं है, यहाँ पर u जो है वो u sin थीटा है, मतलब u² sin² θ/2g। ये हमारे पास एच मैक्स का फॉर्मूला आ जाता है। फिर जैसे हमने यहाँ पर रेंज निकाली थी u इंटू टाइम पीरियड, तो u हमारे पास कौन सा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला। हॉरिजॉन्टल वाला कितना था हमारे पास, u cos थीटा। टाइम पीरियड कितना आया है, टाइम पीरियड ये आया है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो सॉल्व करने के बाद जो डायरेक्ट फॉर्मूला रेंज का आता है वो क्या आता है, ये आता है u² sin 2θ/g। ये आ जाती है हमारे पास रेंज। अब रेंज जो होती है वो हमारे पास किस पर्टिकुलर एंगल के लिए मैक्सिमम होती है, तो रेंज इज r जो है वो मैक्स है फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आर के बारे में हमें ये फैक्ट याद रखना है। दूसरा फैक्ट क्या होता है कि हमारे पास थीटा एंड 90 माइनस थीटा जो है, थीटा एंड 90 माइनस थीटा गिव सेम रेंज फॉर, ये देते हैं हमारे पास सेम रेंज। ये क्या देते हैं, ये सेम रेंज देते हैं, मतलब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ये हमारे पास सेम रेंज हमें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है सर जी, ओके, ये बात भी अपने समझ आ गई। फिर नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखने का तरीका क्या है कि हमारे पास हमें दोनों डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना आना चाहिए और दोनों में से टी को एलिमिनेट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो आती है यहाँ पर वो आती है बेसिकली, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो आती है वो आती है y इज इक्वल्स टू x tan थीटा, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx² डिवाइडेड बाई 2u² cos² थीटा। ये आता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का एक पर्टिकुलर फॉर्म। इसी में जो दूसरा फॉर्म आता है वो भी बहुत जरूरी होता है। हमारे पास दूसरा फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल्स टू यहाँ पर x tan थीटा हम कॉमन लेते हैं और हमारे पास अंदर बचता है 1 माइनस x/r। ये दोनों जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है ये हमारे लिए बहुत काम की होती है, अपने को ये मुंह जबानी याद रखना है। ओके सर जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल पर बैठ करके दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, पहली बात तो एक चीज समझ लो,
कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल है जो इस तरह के फील्ड में मूव कर रहा है जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, कि अगर हमारे पास भाई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो अगर हमारे पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन फील्ड है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन फील्ड है, तो उसके दो ही पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। तो वहां पर जो पाथ होते हैं वो दो ही पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से दो पाथ पॉसिबल हो सकते हैं, कि अगर हमारा जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है तो पाथ हमारा या तो स्ट्रेट लाइन होगा, भाई उस केस में पाथ क्या होगा, पाथ उस केस में स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर मैं उसको किसी फील्ड से किसी एंगल पर फेंक रहा हूं तो उसका पाथ जो होगा वो पैराबोला ही होगा। उसका पाथ कैसा होगा, उसका पाथ पैराबोला होगा। तो अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन फील्ड में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके दो पाथ पॉसिबल हो सकते हैं, पहला स्ट्रेट लाइन और दूसरा हमारे पास पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। ठीक है सर जी, ओके। अब अगर मैं फिर से डाल लेता हूं मैं वापस से काइनेमैटिक्स, बस कुछ चीजें इसमें और बची हुई हैं। ठीक है सर जी, ओके, आ जाओ कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भैया अगर हम एक पार्टिकल या एक प्रोजेक्टाइल पर बैठ करके दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, इसको रिलेटिव प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। तो अगर मैं एक पार्टिकल पर या एक प्रोजेक्टाइल पर बैठ करके दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहा हूं तो उसका पाथ जो आता है, पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। क्यों, अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि उनका जो रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा वो जीरो होगा। और अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो एक प्रोजेक्टाइल पर, इसको चाहो तो लिख लेना, बहुत टाइम नहीं दे रहा हूं लिखने में, कि एक पार्टिकल पर, एक प्रोजेक्टाइल पर बैठ करके दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ हमेशा और हमेशा 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 स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है सर जी, ये सवालों को आसान कर देता है। ओके सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। इसके बाद रिलेटिव में दो तीन चीजें और आती हैं, जहां पर हमारे पास जो होती है रेनमैन प्रॉब्लम्स, या हमारे पास सबसे पहले आती है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। वो एक ही सेगमेंट होता है, हमें इसमें पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्या होता है, इस तरह से अगर हमारे पास रिवर है, हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हमारे पास रिवर दी गई है तो रिवर की हमारे पास डेप्थ डी दी गई होगी, डेप्थ सॉरी नहीं, इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास डी दी गई होगी। और हमारे पास जिस तरफ हम पार्टिकल को या जिस तरफ बोट को चलाने की कोशिश करते हैं, जिस तरफ बोट चलाने की कोशिश करी जाती है, हमेशा ध्यान रखना उसको VBR बोलते हैं। इसको चाहो तो लिख लेना, जो चीज़ मैं बोल रहा हूं कि जिस तरफ बोट चलाने की कोशिश करी जाती है वो VBR होती है, जिस तरफ बोट एक्चुअल में जाती है वो VB होती है, और जिस तरफ रिवर बह रही है वो VR होती है। और यहां पर हम रिलेशन क्या लिखते हैं, दैट VBR दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इस रिलेशन से हम सारी चीजें सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है सर, सेम चीज हमारे पास आती है रिवर मैन प्रॉब्लम, सॉरी रेनमैन प्रॉब्लम के लिए। अगर मैं रेनमैन की बात कर रहा हूं तो सेम चीज से हमारे पास रेनमैन प्रॉब्लम्स भी जो है सॉल्व कर होती हैं। आप हमारे पास जो PYQ सेशन है उसमें जाकर के सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो रेनमैन प्रॉब्लम्स क्या होती है, रेनमैन प्रॉब्लम्स हमारे पास फिर से वही चीज, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अगर हमारे पास इस तरह से मान लो रेन आ रही है ना, इस तरह से रेन आ रही तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। अब आदमी को हिट, जब हमारे पास इस तरह से रेन आ रही थी, आदमी को मान लो ऐसे हिट कर रही है, हमारे पास डायरेक्शन सारी सवाल में दी होंगी किस तरह से हमारे पास चीज़ों को सॉल्व करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर फॉर्मूले रिवाइज कर लेने, सवालों की प्रैक्टिस जब आप कर रहे होगे तो वहां पर आपके लिए और ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हमने अभी लगभग 17 मिनट में हमने कंप्लीट काइनेमैटिक्स जो है उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हैं। अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करना। जब आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करते हो, मुझे वो कमेंट्स पढ़ के पर्सनली बहुत खुशी होती है कि यार बच्चे जो एक कोशिश, जो एक मुहिम, जो एक छोटा सा प्रयास मैं करना चाह रहा हूँ, उस प्रयास में मैं कुछ हद तक सफल हो पा रहा हूँ। क्योंकि जब एक अच्छी कोशिश जो होती है वो अपनी तरफ से निकलती है तो मुझे हमेशा ये उम्मीद रहती है कि यार मेरी कोशिश जो है एटलीस्ट वो कुछ बच्चों तक तो पहुंच पाए, और अगर वो कुछ बच्चों तक पहुंच पाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्थ इट है ये जो भी मैं टाइम दे रहा हूं आपके माइंड मैप रिवाइज कराने के लिए। और भी अगर आपको माइंड मैप रिवाइज करने तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, आप जाकर के और भी माइंड मैप लगातार रिवाइज करते रहा करो। ठीक है, चैनल जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट करो, सारे के सारे माइंड मैप्स जो है उसको देखो, कॉमेंट सेक्शन में जाकर के लिखो Day 7 चैलेंज कंप्लीटेड। और ध्यान रखना, जो बच्चे कभी कभी चैट सेक्शन में इस तरह की चीज़ें आती है कि सर आप पहले से ही फॉर्मूले लिख करके ले आया करो, आप जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, तो मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है कि दोस्तों हमें रीडिंग नहीं करनी है। हम चाहें तो सारी चीज़ें लिख करके, मेरे लिए बहुत आसान होगा। मेरे लिए सोचो कितना आसान होगा, सारे फॉर्मूले लिखे, देखो बेटा ये है, देखो बेटा ये है, देखो बेटा ये है, ऐसे ऐसे खत्म हो गया, काम खत्म। लेकिन ये चीज़ जो है वो आप को भी और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा शार्प बनाएगी कि यार मुझे हर चीज़ लिखनी है, जल्दी 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 मुझे सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। इससे दिमाग पे जोर पड़ता है, और अगर कोई चीज़ नहीं आ रही, अच्छा सर ने ये चीज़ लिखी, आज लिख लेते हैं। हो सकता है, मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि हो सकता है कहीं जल्दबाजी में, इस हाफादाफी में मैं कोई फॉर्मूला शायद कभी कोई गलत भी लिखूँ, हो सकता है। तो उसको आप कॉमेंट सेक्शन में, अभी बीच में एक कोई तो कैपेसिटर में हमारे पास फॉर्मूला गलत हुआ था, उसको आप एक बार करेक्ट कर लेना। अगर इसी में मुझे याद आ गया तो बता दे रहा हूँ, 2πε0L डिवाइडेड बाई ln B/A, वो हमारे पास कैपेसिटर में फॉर्मूला ये रॉन्ग हो गया था,
जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर था, ये किसके लिए था, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए जो था वो रॉन्ग हुआ था, उसको एक बार करेक्शन कर देना। वहां पर मैंने डायरेक्टली इसको ऊपर लिख दिया था, एल मिस हो गया था वहां पर। तो इस तरह से कभी कभी हमारे पास फॉर्मूले जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ फॉर्मूले में त्रुटि अगर हो जाए। वैसे तो कोशिश मेरी रहती है कि मतलब बिना किसी, क्योंकि जल्दी में भी हमारे पास कोई त्रुटि ना आए, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो, ठीक है। तो आपके लिए अब क्या काम है, आपके लिए काम है आपके कमेंट्स आपको करने हैं, भर भर के कमेंट्स करने हैं, जितने कमेंट्स आप कर पाओ करते रहो लगातार, ठीक है साहब। तो इसी उम्मीद के साथ में मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, डे 8 पे मिलते हैं, बाय बाय।